तो ये एक बार जोरदार ताली कलाकारों के लिए जो अपनी हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रख रहे हैं। एक देशभक्ति गीत आपके बीच में, हाँ यहाँ पे ठीक है, एक देशभक्ति गीत। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां। भाई क्या कर रहा है यार। भारत माता की, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। तो ये इतना रंगारंग हमारे हरियाणा है। एक बार हरियाणा के नाम उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। मोमेंटो देकर आदरणीय बिल्कुल बढ़िया जी। भारत माता की। जो युवाओं की जिम्मेदारी लगाई, प्रदेश में मजबूत काम करके दिया। पिछले 2 वर्षों में प्लाज्मा यूनिट देने का काम युवा मोर्चा ने किया और पिछले वर्ष 5-5 हजार यूनिट 2 बार कैंप लगाए। और इस वर्ष जिसके लिए पूरी दुनिया में नहीं, विदेशों में जिनके नाम का डंका बजता है, बिना किसी बड़े राजनीतिक बाप का बेटा होते हुए भी युवा अवस्था में मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके उदाहरण है विप्लव देव जी। नहीं तो आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री किस उम्र में बनते हैं? आपको मालूम है समय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भारत के आजाद होते ही वहां नहीं लग जाती जहां अभी लगी। क्या भगत सिंह का बंगा गांव भारत में नहीं होना चाहिए था? नेहरू जी तो बड़े नजदीक थे लॉर्ड माउंटबेटन के, और लॉर्ड माउंटबेटन क्या लेडी माउंटबेटन के भी बड़े नजदीक थे। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, किताबों में लिखा है, इतिहास बताता है। वो चाहते तो भगत सिंह का गांव भी भारत में। दुर्भाग्य तो ये था कि हुसैन वाला जब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की समाधि है, यह भी पाकिस्तान को दे दिया गया था। यह भी भारत की देशभक्त जनता के दबाव में फिर से भारत में लिया गया। इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। भगत सिंह की 3 पीढ़ियां इस देश की आजादी के लिए लड़ी, लेकिन भगत सिंह का गांव जब भारत में नहीं आया, भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, जिन्होंने एक गीत लिखा था, पगड़ी संभाल जट्टा लुट गया मार रहे, 39 साल देश निकाला था सरदार अजीत सिंह को। और जब भारत आजाद होने का वातावरण बना था तब वो भारत आए थे, और 14 अगस्त 1947 को डलहौजी में थे। जब उनको पता चला जिस देश के लिए मेरा भतीजा बलिदान हो गया, जिस देश की आजादी के लिए मेरा भाई शरण सिंह जेल में मर गया, जिसकी आजादी के लिए मैं 39 साल देश में भटकता रहा विदेशों में, जब देश आजाद होने की बारी आई तो मेरा गांव, मेरा घर भारत में नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को सुबह उस वीर ने प्राण त्याग दिए। कभी जाओ तो पंचपोल में उसकी समाधि है, उसको नमन करके आना। जैसा देश बनना चाहिए था वैसा बनाया नहीं। एयरपोर्टों के नाम रखे तो ऐसे नाम रखे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ, और बाकी एयरपोर्ट के नाम, कलकत्ता का डमडम, हमारे विप्लव देव जी आते हैं उस एयरपोर्ट से, बंबई का शांता क्रूज। अरे अटल जी की सरकार आई तो डमडम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, और शांता क्रूज छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट हो गया, और चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बीजेपी की सरकार में शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया, और पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट विनायक दामोदर सावरकर एयरपोर्ट हो गया, रायपुर का एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद हो गया, तो अब नागपुर का एयरपोर्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से हो गया। ये बदलता हुआ भारत है। जिन अनसीन हीरो को, जिन नायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद करके झंडा फहराया था,
था, उस अंडमान निकोबार टापुओं को आजाद करा के झंडा फहराया था 23 दिसंबर 1943 को, उसको डिसेरेमोनियल करने का पाप कांग्रेस पार्टी ने किया था। और उस झंडे को कभी फहराया गया फिर से, या तो अटल जी के राज में भैरव सिंह शेखावत ने फहराया, और अब फिर से फहराया तो नरेंद्र मोदी जी ने फहराया, और अब इतना ऊंचा फहरा दिया कि कांग्रेसियों से उतर नहीं सकता। इस भारत की विरासत से प्यार करो, इस भारत से प्यार करने वाला कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। 11 मई वो याद करो 1998 जब अटल जी ने 3 बम फोड़े थे, पोखरण का विस्फोट, और पूरी दुनिया ने भारत को धमकाने का प्रयास किया था। पूरी दुनिया ने भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कही थी। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने ऐतराज जताया था और अटल जी से कहा था कि आपने बताया नहीं और हमारी बिना जानकारी के, हमारे को बिना विश्वास में लिए अपने परमाणु विस्फोट किए। अटल जी ने कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति को, अभी 2 और करने वाला हूं। अगर 11 मई को 3 विस्फोट हुए थे तो 13 मई को 2 विस्फोट और हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है। अब जब इन देशों ने सैंक्शन लगाए तो भारत के बेटे बेटियां जो दुनिया में बैठे थे उन्होंने कहा अटल जी हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, घबराना मत, ये दुनिया के मुल्क जितने पैसे आपको देते थे उतने पैसे तो आपको भारत के बेटे बेटियां भेज देंगे। और उस समय पौंड शुरू हुआ था और मुझे ये आनंद है इस बात का, पता नहीं सैंक्शंस कब हट गए। लगने की तो खबर आई थी, हटने की खबर नहीं आई। कब इन मुल्कों ने अपने आप सैंक्शन हटाए। और जो कभी जनसंघ के समय हमने प्रस्ताव पारित किया था कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, उस भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हमने अपनी सरकारों में बनते हुए देखा है। ये आज का दिन एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में हुई थी, आज ही के दिन दिल्ली पर कब्जा किया था प्रथम स्वतंत्रता समर में। उन सारे वीरों को मंगल पांडे से लेकर जो अंबाला की छावनी में थे, जो मेरठ की छावनी में थे, हरियाणा से जो लोग बलिदान हो गए थे, राजा नाहर सिंह जैसे लोग थे, उनके सेनापति गुलाब सिंह, पूरा वाल्मीकि, इस धरती की इंच इंच धरती पर 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसे वीरों को भी नमन करने का दिन है, क्योंकि 11 मई 1857 को उन्होंने वहां अंग्रेजों से भगाकर कुछ समय के लिए जो कब्जा दिल्ली पर हुआ था, वो दिन भी आज का ऐतिहासिक दिन। आज मैं और एक चर्चा करना चाहूंगा। चैलेंजेस हमेशा रहते हैं और चैलेंजेस को समझना और चैलेंजेस से निपटना युवा पीढ़ी की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि युवा पीढ़ी निश्चल देशभक्ति के साथ काम करती है। इसलिए राहुल राणा चर्चा कर रहे थे कि कभी अंडमान की उस जेल में जाकर अभी हमारे प्रभारी जी भी जाकर आए, वहां की पवित्र मिट्टी, सेलुलर की मिट्टी लेते हुए, इनका पवित्र वो जो मिट्टी लेते हुए का ट्वीट पूरे देश ने देखा। मेरे साथ भी 129 लोग गए थे। एक युवा मोर्चा की एक टोली, भगत सिंह के जो पूर्वजों का गांव है खटखट कला, और जो हमारे सुखदेव का घर है, और राजगुरु का जो घर है महाराष्ट्र में, ऐसे सब स्थानों पर युवा मोर्चा की टोली सैकड़ों की संख्या में मेरे साथ पहुंची थी। किसान मोर्चा के साथी मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद का जहां बलिदान हुआ एल्फ्रेड पार्क में, वहां गए थे। वहां की पवित्र मिट्टी उठाकर सबने माथे से लगाई थी और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता तक वो मिट्टी पहुंचाकर और जय हिंद बोस और रंग दे बसंती जैसे कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव में किए थे। इसलिए युवा मोर्चा के सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं। और इन्होंने रक्तदान का भी रिकॉर्ड जो एक दिन में तोड़ा था, उसके लिए टीम बहुत सराहनीय है। बहुत ही मैं कहूंगा कि ऐसी टीम है कि जो टीम को जो भी हम दायित्व देते हैं उसको करके दिखाती है, उसको पहुंचा कर दिखाती है। का भी जन्मदिन है 11 मई, जो इसमें मुख्य कलाकार है। मैं कहूंगा कि हर युवा को जाकर वो फिल्म देखनी चाहिए और उन युवतियों को, अपनी बहनों को जरूर दिखानी चाहिए कि किस प्रकार के षड्यंत्र के साथ ये घटनाक्रम घटित किया जाता है और आतंक से किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है देश के कुछ प्रदेशों में। और जो इस प्रकार से रोकते हैं, चाहे बंगाल के मुख्यमंत्रियों, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों, चाहे कहीं के भी हो, वो सत्य देखना नहीं चाहते और दिखाना नहीं चाहते युवा पीढ़ी को, सत्य को छुपा रहे हैं। लेकिन युवा मोर्चा को मैं निवेदन करता हूं कि हरियाणा के बच्चे बच्चे तक वो फिल्म पहुंच जानी चाहिए, जिससे सत्य पहुंचे कि किस प्रकार का घटनाक्रम देश के कुछ हिस्सों में हो रहा है और जिससे आंख मूंदी जा रही है। भारत ने बहुत
ये अवसर देना कमाल की बात है साहब। कौन हिम्मत थी जो इस देश में आवाज लगाकर पूछ सके कि कोई एक बताए। यहाँ तो ऐसा माहौल था कि एमपी की चिट्ठी से टेलीफोन मिलते थे, एमपी की चिट्ठी से गैस मिला करती थी, कुछ चीजें कुछ वीआईपी लोगों के लिए थी। ट्रेन में जो चढ़ गया सो चढ़ गया, जो रह गया सो रह गया। लेकिन आज समग्र की जो है चिंता होती है और अंतिम व्यक्ति तक पहले चीजें पहुंचाने का काम होता है। ये बदला हुआ भारत है। कई कांग्रेसी भाई कह देते हैं हम भी राम भगत हैं, हम भी कृष्ण भगत हैं, हम भी बजरंग बली के भगत हैं। एक बात मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर कहना चाहता हूं, कौन जंग में खड़े होकर देखना चाहिए। घर में छुप छुप के पूजा करने वालों को नहीं पूछता कोई। घर में पुछ पुछ पे मानने वालों की गिनती यहां नहीं होगी। 21-21 वकील खड़े करने वाले कौन थे? छुप छुप कर राम की पूजा करते हो। अगर राम को मानते हो तो धड़ल्ले से सामने आते, राम मंदिर बहुत पहले बनता। और ऐसे ही आप हनुमान जी की मानने की बात करते हो, छुप छुप कर मानने वालों को कोई नहीं पूछेगा। आप तो धड़ल्ले से कहो कि मैं मानता हूं, सभा में कहो, जलसे में कहो कि मैं पांडव सेना की तरफ हूं, मैं धर्म के साथ हूं, अधर्म के खिलाफ हूं। ये घोषणा, ये जो ज्योति सर की घोषणा है कि कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। यहाँ चौड़े में घोषणाएं होती हैं, यहाँ अंदर अंदर छुप छुप कर पूजा करने वालों को नहीं पूछा जाता। ये नकली ड्रामा कांग्रेसियों को नहीं चलेगा। ये आवाज समझ लीजिए, देश इस बात को समझ रहा है कि कौन इस राष्ट्र की भक्ति के साथ, इसके महापुरुषों के साथ खड़ा होता है। युवा मोर्चा एक ऐसी ताकत है जो सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करे। इस देश के युवाओं में देशभक्ति वैज्ञानिकता के साथ पहुंचाने का काम करे, पाखंडों से दूर करने का काम करे, अच्छाइयों की तरफ बढ़ाने का काम करे, विषमता को दूर करने का काम करे। मेरे से कोई पूछे, कभी मैं जब लगा था पार्टी के काम में तो 370 धारा के लिए विरोध करके बैठने के लिए लगा था। शायद मेरी नौजवान मुख्यमंत्री हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जरा विचार करके देखो कि कितनी पार्टियां हैं जो नीचे से शुरू करके, पंच से शुरू करके प्रधानमंत्री तक पहुंचने का मौका देती है, बूथ अध्यक्ष से शुरू करके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने का मौका देती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिवा दूसरी पार्टी आपको देश में दिखाई नहीं देती। जो ऊपर की सीट है ना, वो रिजर्व है सब पार्टियों, परिवार दिखाई देता है। कहने को लोकतांत्रिक होगी, लेकिन परिवारवाद कब से नेहरू जी के परिवार के लोग, हरियाणा में भी देखेंगे तो 5-4 परिवारों के नाम दिखाई देंगे, उससे बाहर दिखाई नहीं देगा। अपने ही बेटा राज्यसभा, अपना ही बेटा लोकसभा में, अगली राजनीति हो तो अपने ही बेटे के ख्यालों में, यानी नाम भी लेने लग जाएं तो बाकियों का नाम भी छोड़ दें। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई युवा यहाँ मेहनत करता है, परिश्रम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में उसकी देश की सेवा करने की इच्छा है, तो सर्वोच्च पदों तक जाने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोला है। इसलिए मैं प्रदेश के सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं। और बाकी सेल है इन 7 मोर्चे में जिसको सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये युवा मोर्चा है। काम का तरीका क्या होना चाहिए, युवा मोर्चा क्या सोचेगा, युवा मोर्चा काम कैसे करेगा, बाकी सब युवाओं युवा मोर्चा में कैसे आएगा, बाकी सब दल में ना जाके भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथ कैसे जुड़ेगा। ऐसी बात, ऐसे स्वभाव युवा मोर्चा को साथियों के अंदर होने चाहिए, तब जाके युवा मोर्चा सही अर्थ में बांधता है। अब युवा मोर्चा का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कभी जय श्री राम का स्लोगन देने से युवा मोर्चा हो जाएगा? क्योंकि यहां जो बैठे हैं युवा मोर्चा के
कार्यकर्ता है, आम पब्लिक नहीं है। मैं आम पब्लिक के बीच बात नहीं कर रहा हूं, मैं युवा मोर्चाओं के साथियों के बीच बात कर रहा हूं, जो व्यक्तित्व के द्वारा बाकी सब युवा आपके प्रति खींच के आएंगे। वो स्वभाव अपने अंदर होनी चाहिए। वो स्वभाव में पहला, मैं कैसे आकृष्ट होऊंगा युवाओं के बीच में। मेरे गांव में मैं भी युवा, और भी युवा है, और भी पार्टियां है, और भी नेता है, तो हमारे पास युवा कैसे आएगा, यह हमारे पास खींचे कैसे आएगा। मेरा युवा स्वभाव चाहिए, चंचल स्वभाव चाहिए। युवा मोर्चा का व्यक्ति चंचल होनी चाहिए। एक युवाओं का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एक चंचल, चपल, नौजवान, तेजस्वी मानसिकता, दृढ़ता, ये गुण होनी चाहिए। तब आपके पीछे नौजवान खड़ा होगा, नहीं तो आपके पीछे नौजवान नहीं आने वाले हैं। अब मेरे हरियाणा में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से परसों मेरे घर में बात कर रहा था, तो युवा मोर्चा कैसा होना चाहिए, युवा मोर्चा का नेता कैसा होना चाहिए मेरे हरियाणा में, यहां तो कम से कम ऐसा होनी चाहिए, जब कोई युवा मोर्चा का कार्यकर्ता किसी अधिकारी को फोन करता है, युवा मोर्चा के जिस भी काम के लिए बोला है, उस काम में तुरंत हाँ भरनी है। फोन किया राहुल राणा जी को कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, राहुल भैया, तो हरियाणा के नौजवान के स्वभाव ऊर्जावान, एग्रेसिव, और साथ ही साथ सब जीतने का स्वभाव है हरियाणा को, सब कुछ जीतना चाहिए, सब कुछ हम कर सकते हैं। और नौजवान ऐसा ही होते हैं, इनको आप रोकोगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं निकलेगा। इसलिए मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को बोलूंगा, आप अपने टीम को नए जोश के साथ और हर पल काम देनी है। उनको युवाओं को काम देना पड़ता है, काम लेना पड़ता है, और जहां भी रुके वहां साथ देना चाहिए। अब युवा मोर्चा के लोग क्या बातचीत करेंगे, क्या जानकारी होनी चाहिए, जाके खड़े हैं मेरे मित्रों। तो आज नौजवान जो हरियाणा के है, उस नौजवान उज्जवान नौजवान के सामने माननीय मोदी जी का नेतृत्व, नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी है, उस पार्टी के हम सदस्य, हम उस पार्टी के युवा मोर्चा के एक सिपाही है मेरे मित्रों। गर्व होना चाहिए इस मैदान में जो जो युवा बैठे हैं। मैं गर्व करता हूं जो सफेद बाल, जो मेरा 60-65 साल का नौजवान मानसिकता रखने वाले, ऐसे नौजवान हमारे 60-65 साल का आके बैठ जाता है। कांग्रेस के पास ऐसा नौजवान नहीं है, कांग्रेस के पास मोदी नहीं है, कांग्रेस के पास अमित शाह नहीं है, कांग्रेस के पास नड्डा नहीं है। हमारे पास एक के बढ़कर एक नेता है और सबके साथ कार्यकर्ता है। मेरे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का पहचान हम से पहले कार्यकर्ता है, हम पहले कार्यकर्ता है, उसके बाद हम प्रभारी है। हम पहले त्रिपुरा का अध्यक्ष रहे हैं, ये मेरा पद था, आज भी मैं कार्यकर्ता हूं, काल भी रहूंगा। और ओम प्रकाश जी आज अध्यक्ष है, आज भी कार्यकर्ता है और काल भी वो कार्यकर्ता रहेगा। कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं मिलता है, कांग्रेस में बाप मिलता है मेरे मित्रों। कांग्रेस में लीडर नहीं मिलता, कांग्रेस में तो गॉडफादर मिलता है। हमारे पार्टी में मित्र मिलता है। मैंने जब काम करने के लिए हरियाणा में आया हूं,
धनखड़ जैसा मुझे मित्र मिला है। मुझे गॉडफादर नहीं चाहिए, मुझे मित्र चाहिए, मुझे कार्यकर्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा आज पूरे हरियाणा में जोश के साथ हर गांव में हर युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ होना चाहिए, कांग्रेस के साथ नहीं होना चाहिए, बाकी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। युवाओं के लिए किसी ने काम किया तो मोदी ने किया। मोदी ने इस देश में जब पूरे जितने भी कांग्रेस के साथी राजनीतिक पार्टी बोलते थे भारत में 130 करोड़ का आबादी है, इसलिए भारत कभी बढ़ नहीं सकता है, ये हमारा अभिशाप है। मोदी जी ने 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक भाषण में आया था कि उन्होंने बोला था आबादी जो है भारत का स्ट्रेंथ वही है, वही हमारा ताकत है, क्योंकि हमारे देश में 65% लोग नौजवान है, युवा मोर्चा का है। और यूरोपियन कंट्री में, जापान में जो उनका औसत जो आयु का है वो 65 साल का है, हमारे देश में 35 साल का है। इसलिए नौजवान का देश, ऊर्जाओं का देश दुनिया में कहीं है। मोदी ने प्रमाण कर दिया ये नौजवान का देश। कोरोना के माध्यम इतना 2 साल चले जाने के बाद भी आज भारत का इकोनॉमी इंग्लैंड से आगे है, यूके से आगे है, जर्मनी से आगे है, जापान से आगे है। उस दिशा में उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का इकोनॉमी को जो 10वीं इकोनॉमी था उसको 5 नंबर में लाके खड़ा कर दिया मेरे मित्रों। क्योंकि हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास युवा मोर्चा है, हमारे पास 35 साल का जो एवरेज युवा ज्यादा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास है। उसी ऊर्जा से आईटी इंजीनियर बनता है, उसी ऊर्जा से डॉक्टर बनता है, उसी ऊर्जा से ठेकेदार बनता है, उसी ऊर्जा से कांग्रेस का विप्लव देव जैसा मुख्यमंत्री बन जाता, जिसका पिताजी का कोई परिचय नहीं है। मेरे अध्यक्ष ने बोला था मेरे पिताजी को कोई नहीं जानता, त्रिपुरा के कुछ लोग जानता होगा, किंतु भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़के मर रहे हैं। और हरियाणा के जब भी भारत के साथ युद्ध किया है तब इस भूमि का, कुरुक्षेत्र पानीपत का, पूरे हरियाणा भूमि से हमारे नौजवान भाई जाते हैं और पाकिस्तान को बार बार मार मार के फेंक के आता है। इस भूमि में ये युवा मोर्चा बना हुआ है मेरे मित्रों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो युवा मोर्चा राहुल राणा अध्यक्ष जी बोलता है और बाकी सेल है, इन 7 मोर्चे में जिसको सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया जाता है ये युवा मोर्चा है। काम का तरीका क्या होना चाहिए, युवा मोर्चा क्या सोचेगा, युवा मोर्चा काम कैसे करेगा, बाकी सब युवा मोर्चा में कैसे आएगा, बाकी सब दल में ना जाके भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के साथ कैसे जुड़ेगा। ऐसी बात, ऐसे स्वभाव युवा मोर्चा को साथियों के अंदर होने चाहिए, तब जाके युवा मोर्चा सही अर्थ में बनता है। अब युवा मोर्चा का स्वभाव कैसा होना चाहिए, कभी जय श्री राम का स्लोगन देने से युवा मोर्चा हो जाएगा, क्योंकि यहां जो बैठे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, आम पब्लिक नहीं है। मैं आम पब्लिक के बीच बात नहीं कर रहा हूं, मैं युवा मोर्चाओं के साथियों के बीच बात कर रहा हूं, जो व्यक्तित्व के द्वारा बाकी सब युवा आपके प्रति खींच के आएंगे। वो स्वभाव अपने अंदर होनी चाहिए। वो स्वभाव में पहला, मैं कैसे आकृष्ट होऊंगा युवाओं के बीच में। मेरे गांव में मैं भी युवा, और भी युवा है, और भी पार्टियां है, और भी नेता है, तो हमारे पास युवा कैसे आएगा, यह हमारे पास खींचे कैसे आएगा। मेरा युवा स्वभाव चाहिए, चंचल स्वभाव चाहिए। युवा मोर्चा का व्यक्ति चंचल होनी चाहिए,
एक युवाओं का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एक चंचल चपल नौजवान तेजस्वी मानसिकता, दृढ़ता, ये गुण होनी चाहिए। तब आपके पीछे नौजवान खड़ा होगा, नहीं तो आपके पीछे नौजवान नहीं आने वाले हैं। अब मेरे हरियाणा में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से परसों मेरे घर में बात कर रहा था, तो युवा मोर्चा कैसा होना चाहिए, युवा मोर्चा का नेता कैसा होना चाहिए मेरे हरियाणा में, यहां तो कम से कम ऐसा होनी चाहिए, जब कोई युवा मोर्चा का कार्यकर्ता किसी अधिकारी को फोन करता है, युवा मोर्चा के जिस भी काम के लिए बोला है उस काम में तुरंत हाँ भरनी है। फोन किया राहुल राणा जी को, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, राहुल भैया, युवा मोर्चा, सभी मोर्चा और मेरी जो टीम बनी थी उसको अभी 2 साल का समय हुआ। उसी के उपलक्ष्य में आज की ये बैठक कार्यकर्ताओं की पूरे हरियाणा भर की युवा मोर्चा अध्यक्ष ने बुलाई थी। उसी में हमारे माननीय प्रभारी विप्लव देव जी और मैं सहभागी हुआ हूँ। आगामी 1 साल का और लक्ष्य लेकर उसमें युवा मोर्चा भी आगे बढ़ने वाला है। राहुल जी ने उसकी तरफ संकेत भी किया कि हर बूथ पर हम नौजवान खड़े करेंगे, और एक और लक्ष्य उनके सामने है कि जितने भी नव मतदाता हर साल बनते हैं उनको वो सदस्य बनाते हैं। पिछले साल उन्होंने 4 लाख सदस्य बनाए थे, इस साल 2.25 लाख नए मतदाता बने हैं। उन सबको भी सदस्य बनाने का कैंपेन युवा मोर्चा चलाने वाला है, और पूरे हरियाणा की भी सभी मोर्चों की, सभी प्रकोष्ठों की, सभी विभागों की समीक्षा की बैठक हमने 14 और 15 तारीख को रखी है। एक बैठक कैथल में है, जिसमें आदरणीय प्रभारी जी और मैं रहने वाला हूँ, और एक बैठक, 2 बैठकें रोहतक में है। तो ऐसे 2 साल में जो हमारे प्रकोष्ठों ने, मोर्चों ने, हमारे जिलों ने जो काम किया है उसकी समीक्षा करेंगे, और अगले 1 साल चुनाव तक के समय की योजना करेंगे। आज के सफल कार्यक्रम के लिए मैं युवा मोर्चा की सारी टीम को बधाई देता हूँ, और उनके आगामी वर्ष के जो कार्यक्रम वो तय करेंगे उनकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री की जन संवाद कार्यक्रम के बाद अब आप प्रवास कर रहे हैं, प्रभारी जी भी और अध्यक्ष जी भी प्रवास कर रहे हैं, आप विधानसभा करेंगे, लोकसभा, आप क्या रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी जन संवाद करेंगे और प्रभारी जी और हम संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। मेरा दायित्व संगठन ने लगाया है कि मैं हर विधानसभा में जाऊं और वहां जो नीचे काम करते हैं, 4-4, 5-5 बूथ संभालने वाले कार्यकर्ता हैं या 1-1 बूथ संभालने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके साथ संवाद करें, और जो जिले के प्रमुख नेता हैं उनके साथ संवाद का दायित्व प्रभारी जी ने लिया है। ये भी 22 के 22 जिलों के हेडक्वार्टर पर पहुंचेंगे और सबके साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री जी का काम जो है, उन्होंने जो कार्यक्रम उनको जो मिला है वो जनता के साथ संवाद करने का मौका दे। जो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने का उनको मौका मिलता है, जो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेचुरल चॉइस बन के आते हैं, पूरा मौका खुला है। सर, आपने महाभारत की जिक्र किया है, और पांडवों की जिक्र किया है, किसको जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हैं उनका समर्थन, जो धर्म के पक्ष में है